ये लड़ाई पूरी तरह से अमेरिका फंडेड लड़ाई। यूक्रेन अपने बलबूते ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये लड़ाई पूरी तरह से रशिया लड़ रहा है। ट्रम्प खुल के नहीं बोल रहा है कि मैं पूरा आर्म सप्लाई बंद कर दूंगा। इनको इतना फंडिंग जाता है कि एक दिन में इसको बंद कर देना इनके लिए भी मुश्किल है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो हमारे शो पर पहली बार तशरीफ लेकर आए हैं। पथिकृत पायन, जिनको आप सुनते रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण होता है और मैं पर्सनली खुद उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ। जब भी आप बोलते हैं मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। बहुत बहुत आपका स्वागत है पथिकृत जी, नमस्कार। अंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार आपका कि आपने मुझे आपने शो में बुलाया आपने। एंड आपको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि आपको इतना देखा है वो काफी सारे टेलीविजन चैनल्स में। और आपकी जो सोच है, आप जिस तरह से बात करते हैं, इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, आज का जो टॉपिक है या जो मैं आज आपसे समझना चाहूंगी वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेशन के दिन ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए और एक एक ऑर्डर जो है वो एकदम ब्लास्टिंग है। एक ऑर्डर आप चाहे सीबीडीसी की बात करें, कई सारी ऐसी हैं जिन पे चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी एक जो सामने आ रहा है वो ये कि यूएस ने, या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उन्होंने यूक्रेन को जो फर्दर एड है वो देने से इनकार कर दिया है, वो रोक रहे हैं। साथ ही साथ पुतिन से मिलने की भी ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर की, एक्सप्रेस की है। और सऊदी अरेबिया को भी जो तेल है उसके दाम कम करने की बात की गई। अगर इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ कर देखें तो क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकने वाला है? क्या इम्पैक्ट हमें नजर आएगा? आपसे मैं जानना चाहूंगी इसको थोड़ा डिटेल में। हाँ, तो अभी जो ऑर्डर इन्होंने पास किया, एक तो देखिए ये जो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इन्होंने पास किया पहले दिन, ये ना, एक अगर आप देखेंगे बाइडेन भी जिस दिन इलेक्ट होके आए थे, बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने भी पास किया था। तो एक इनका पैटर्न हो जाता है। इसका जी। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इनके जब इलेक्शन होता है उसके बाद 1.5 महीने का एक टाइम होता है जिसके बाद ही वो एक्चुअली बिकम्स द प्रेसिडेंट। इनके इलेक्शन नवंबर 5 को हुआ था, रिजल्ट शायद 2-1 दिन बाद आया था, बट ही गॉट स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑन 20th of Jan। तो वो होमवर्क ये लोग करते करके आते हैं कि उनको क्या उनका प्रायोरिटीज है। तो इसमें एक है कि 90 डे का एक मोरेटोरियम इन लोग लगा रहे हैं ऑन ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल एड जो यूएस देता है, एक्सेप्ट टू इजराइल एंड इजिप्ट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इस यूक्रेन को जो आर्म्स का इन लोगों ने दिया है या दे रहा था उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये थोड़ा देखना है। बट हाँ, डेफिनेटली ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई पूरी तरह से अमेरिका फंडेड लड़ाई। ये आज अगर यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे और आज अगर अमेरिका अपने नेटो एलाइज को बोल दे कि हथियार मत दो, कल से लड़ाई बंद हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन अपने बलबूते ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये लड़ाई पूरी तरह से रशिया लड़ रहा है अगेंस्ट 30 ऑड नेटो कंट्रीज। बट उसमें कितना, अभी तक तो ट्रंप खुल के नहीं बोल रहा है कि मैं पूरा आर्म सप्लाई बंद कर दूंगा। हालांकि इलेक्शन के पहले कुछ कुछ इंडिकेशंस दिया था। इसमें कारण ये होता है अंबर जी कि इनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो हथियार बनाते हैं, भले ही ट्रंप काफी बार बोल चुका है कि वो डीप स्टेट के खिलाफ काम करेंगे, डीप स्टेट को डिसमेंटल करेंगे, ये लेकिन ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसको डीप स्टेट का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, इनके पास इतने पैसे है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अमेरिकन इकोनॉमी, या इनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको इतना फंडिंग जाता है कि एक दिन में इसको बंद कर देना इनके लिए भी मुश्किल है। आप देखें मिडिल ईस्ट में जितने लड़ाई होता है वो करवाया जाता है, एब्सोल्युटली। ठीक है। आप देखिए गद्दाफी को इन लोगों ने जब मारा था, गद्दाफी, मैं हमेशा बोलता हूं, गद्दाफी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रैग्मेटिक लीडर्स। जो गद्दाफी एक मॉडर्न स्टेट बना रहा था, जो गद्दाफी अलकायदा के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, उस गद्दाफी को मार दिया, ठीक है। और वहां पे एक सिविल वॉर अभी भी चल रहा है अगेन बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। उसी तरह से सद्दाम हुसैन के साथ भी, सद्दाम हुसैन मे हैव बीन अ डिक्टेटर, ठीक है, अल्टीमेटली ही वाज अ डिक्टेटर। हाँ, रूथलेस था, डेमोक्रेटिक नहीं था। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वो ह्यूमन राइट्स चैंपियन था, लेकिन ही वाज नॉट अ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट।
तो अगर आप देखेंगे जितना भी ट्रंप बोल दे, मुझे नहीं लगता कि तुरंत वो लड़ाई खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा इलेक्शन के पहले। जैसे हमारे देश में होता है, हम तो बोलते बहुत कुछ हमारे पॉलिटिशियंस, लेकिन जब इलेक्ट होके आते हैं उसको टाइम लगता है सब कुछ करने में। सो अगर आप देखेंगे दूसरी चीज वो बोल रहा है, अच्छा जितना इन लोग, इसने अभी तक ये नहीं बोला कि 100% हथियार सप्लाई बंद कर देंगे यूक्रेन को, लेकिन जो दूसरा चीज ये बोल रहा है कि ओपेक को बोल रहा है कि तुरंत प्राइस कम कर दो। प्राइस कम करने से रशिया के पास पैसा नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए है कि रशिया के खिलाफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2022 नहीं, उसके पहले से सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इतने सैंक्शंस इनके ऊपर लगे हैं, तो उनका जो इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी ऑलरेडी कंसिडरेबल डी डॉलराइज हो गया, वो डी डॉलर से ट्रांजैक्ट करता ही नहीं है, और सैंक्शंस को झेल के भी ये टिका हुआ है। तो अचानक से अगर आप बोलोगे कि तेल का कीमत कम कर दो, अगर तेल का कीमत कम हो जाता है तो अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको कारण बता देता हूं। कारण यह है कि ओपेक का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 40% है ओवरऑल ग्लोबल जो ऑयल प्रोडक्शन। बाकी 60% को ओपेक कैसे कंट्रोल करेगा? वो बाकी 60% का जो ऑयल, मतलब आप कैसे ऑयल का प्राइस कम कर दोगे? आप सप्लाई बढ़ा दोगे। तो एक तो है लिमिटेशन है कि रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इतना इंपॉर्टेंट रशिया है कि आज भी यूरोप रशियन तेल खरीद रहा है सैंक्शंस के बावजूद। वो रशियन तेल इंडिया में आता है, यहां से रिफाइन होता है, फिर यूरोप जाता है, तो वो थर्ड पार्टी हो जाता है, मतलब उसको दिखाए जाते हैं इंडियन ऑयल। ये अजीब बात है, आपको हैरान होगी सुन के कि इंडिया इज अ बिगर एक्सपोर्टर नाउ ऑफ ऑयल टू यूरोप देन सऊदी अरब। एब्सोल्युटली। तो सऊदी अरब के ऊपर ये जो प्रेशर है ना, ये अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन ट्रम्प का प्रॉब्लम है, ट्रम्प को बहुत सारे कारणों से बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, और मैं ट्रम्प को एक ही कारण से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये जो वोकिज्म है, ये कि 12 साल के बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे दो, हाँ मतलब एलजीबीटीक्यू को इतना प्रमोट कर दो कि मतलब जेंडर्स दो की जगह 200 जेंडर बोलो, ठीक है? ये बहुत सारे, ये द सोसाइटी हैज टू सर्वाइव। यू नीड फैमिली, यू नीड अ सोसाइटी, यू नीड एथिक्स, यू नीड हेरिटेज, यू नीड कल्चर, यू नीड सिविलाइजेशन। इसको खत्म करके मॉडर्निटी नहीं होता है, इसको लेके चलना पड़ेगा। ये जो तहजीब है, तहजीब को आप कैसे खत्म करो? और तहजीब आता है फैमिली से, तो इस वजह से बहुत लोग सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो ट्रम्प का एक कल्चर है, मैं हर किसी के ऊपर तारीफ लगा दूंगा। अभी रशिया को बोल रहा है कि तुम ये लड़ाई खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर तारीफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अरे रशिया कौन सा सामान अमेरिका को बेच रहा है कि तुम टैक्स लगाओगे तो उसको नुकसान होगा? वो तो बेचता ही नहीं है, वो तो डील ही कर रहा है चाइना के साथ दूसरे करेंसी में। वो इंडिया के साथ डील करता है रूपी रूबल में, चाइना के साथ करता है युआन में, मिडिल ईस्ट के साथ अपने दूसरे करेंसी में करता है। तो ये थोड़ा बचकानी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये उसको एहसास होगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। एक कारण है जिसकी वजह से ये प्राइस कम करने के लिए इतना प्रेशर डाल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। जितना भी ये बोल रहे कि चाइना के ऊपर 100% तारीफ लगाऊंगा, 60% तारीफ, शायद 60% बोला था, 100% नहीं, लेकिन जितना इंपोर्ट अमेरिका करता है ऑफ चाइनीज गुड्स, अगर, और वो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, क्रिटिकल कमोडिटीज, एब्सोल्युटली। खुद तो कुछ भी नहीं बनाते ना, वो सुई भी नहीं बनाते, सब चाइना से लेते सुई हैं। भी नहीं बनाते। तो उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाओगे तो आपके देश में सामानों का कीमत बढ़ जाएगा, एब्सोल्युटली। तो मतलब इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो क्या सोच रहा है कि तेल का कीमत कम कर दो। अब तेल का कीमत कैसे कम करेंगे? वो थ्रेट मार रहा है कि कम करो, नहीं तो ऐसा ऐसा। तो ये ना चलता नहीं है हमेशा। आप देखेंगे इंडिया के साथ भी, हमारे पड़ोस में बहुत सारे, पाकिस्तान को छोड़ के बहुत सारे देशों के साथ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। भाषा जो होता है ना, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, तो हाँ सऊदी अरब अभी बोल रहा है कि वो इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में, लेकिन ट्रंप जो सोच रहा है कि मैं यूक्रेन को लड़ाई खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया होगा कि तेल का कीमत कम कर दो तो रशिया के पास पैसा नहीं आएगा, ये एकदम बेबुनियाद है। मैं, और भी एक कारण है, रशिया का जो इंपॉर्टेंस है वो इस सिर्फ तेल की वजह से नहीं है,
आप देखेंगे एडिबल ऑयल, हाँ, फिर गेहूं, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, फिर कोयला, फिर आयरन ओर। तो इतने सारे क्रिटिकल कमोडिटीज का एक क्रिटिकल सप्लायर रशिया है कि उसके ऊपर आप जब सैंक्शंस लगाते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे देशों के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल प्राइस बढ़ जाता है। तो मुझे अभी नहीं लगता है कि 100% वो सप्लाई ऑफ वेपन्स खत्म कर रहा है। वो टेस्ट कर रहा है, वो 90 डेज का एक मॉरिटोरियम रखा है, टेस्ट कर रहा है। इसमें भी इनके जी। बहुत सारे लूप होल्स होता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है अंबर जी कि 6 महीने पहले जो जो साइन किया गया, जो एग्रीमेंट हो गया, इतना हुँ। हथियार देंगे, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सो बहुत सारे, अच्छा इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट इज दिस, आप देखिए वो क्या सोच बोल रहा है। वो बोल रहा है कि नेटो के दूसरे जो देश है, जो वेस्टर्न यूरोपियन देश है, उनको अपने जीडीपी का 5% स्पेंड करना होगा इन एब्सोल्युटली। नेटो। मतलब ये होता है कि नेटो जो लड़ाई यूक्रेन के साथ कर रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि अब से ट्रंप खर्चा नहीं करेगा, खर्चा दूसरे देश करेंगे, खर्चा दूसरे देश करेंगे, वो हथियार देंगे? क्या ऐसा तो नहीं है? अगर आप इतिहास देखेंगे अमेरिका की, मैं क्योंकि मैं आपके शो में पहली बार आ रहा हूं तो ये मैंने काफी बार बोला है, अगर हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं। आप देखेंगे 1945 के बाद से अमेरिका जितनी लड़ाई लड़ी है, कोई भी लड़ाई अमेरिका जीतता नहीं है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिएगा, जी, जी, जीतता बिल्कुल आप नहीं है। सही कह रहे हैं। क्या करता है? दे एलोंगेट द वॉर, दे प्रोलोंग द वॉर। मतलब अफगानिस्तान के ऊपर एक ताकि दुकान जोक है, चलती रहे। हाँ, अफगानिस्तान के ऊपर एक जोक है कि इट टुक अमेरिका 20 years, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, 4 presidents, thousands of lives to replace तालिबान विद तालिबान। एब्सोल्युटली राइट। तो ये अभी कहना कि 100, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा नहीं बोला कि कल से सारे हथियार बंद, उसने एक 90 डेज का ओवरऑल मॉरिटोरियम रखा है ऑन यूएस एड टू ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इजिप्ट एंड इसराइल। अब जरूरी नहीं है कि जो हथियार जा रहा है यूक्रेन में वो अमेरिका से ही जा रहा है। हो सकता है फ्रांस का कोई कंपनी खरीद रहा है अमेरिका से, दिखा रहा है कि ये फ्रांस खरीद रहा है, फिर वो जा रहा है यूक्रेन। सो इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू प्रिज्यूम कि ट्रंप इस तरह से, तो उसका यह है ना कि नहीं नहीं, मैं हथियार सप्लाई बंद नहीं करूंगा, हथियार सेल तो बढ़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई थोड़ा कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप पुतिन के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो, तारीफ लगाने की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट प्री कंडीशन दैट पुतिन विल पुट इज दिस, मेरे ऊपर जितने सैंक्शंस है उसको बंद करो पहले, उसके बाद मैं लड़ाई खत्म करने की बात करूंगा। तो ये तो अभी तक ट्रंप ने नहीं कहा कि सारे सैंक्शंस हटा देंगे। अगर होता है तो ठीक है, देखते हैं। बैक टू यू। बिल्कुल वो तो जब से चुने गए हैं तब से वो टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है जो लगाने की बात करे सैंक्शंस। यूएस हमेशा सैंक्शन कर देता है कोई भी कंट्री जिसको मन करता है उठा के। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की, ब्रिक्स इकोनॉमी की भी बात चली थी बीते दिनों, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं टैरिफ्स लगा दूंगा। अभी तो उस पे इतना कुछ हो नहीं पाया था। एक सिर्फ एक बातचीत थी कि ब्रिक्स इकोनॉमी आ सकती है और किस तरह से डी डॉलराइजेशन हो सकता है। उससे पहले ही टैरिफ का डरावा देना, ये एक यूएस का बड़ा भारी हथियार है जो निकाल देते हैं। अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है जो अमेरिकन या यूएस हेजेमनी की बात करते हैं उसको कम कर पाएगा ये ब्रिक्स? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या होता है, मतलब बेसिकली अमेरिका अपना वर्चस्व रखता कैसे है? रखता ऐसा है कि उसने पूरा प्री कंडीशन लगा दिया कि जितने सारे वो अरब देशों में जो मोनार्कीज है, तो उनके साथ वो कंडीशन ही था कि आप तेल को बेचोगे डॉलर से ही। तो आपको अगर तेल खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए। तो डॉलर चाहिए तो फिर आप क्या करोगे? आप एक्सपोर्ट करोगे अपने बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू अर्न द डॉलर।
फिर वो डॉलर यूएस ट्रेजरी में रिजर्व हो, वो आप रखते हो वहीं पे हो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि उसके पास इतना बड़ा एक मिलिट्री बना दिया है कि कोई भी जब डॉलर को थ्रेट थ्रेट करता है तो उसको वो बोल देता है कि ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटर है, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं इस देश को बचाने जाऊंगा। आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली ये जो तीन नाम मैं ले रहा हूं, एक तो है सद्दाम हुसैन, ये दूसरा है मुअम्मर गद्दाफी और तीसरा है बशर अल असद। इन तीनों ने ही बारी बारी में ये डिसाइड किया था कि हम डॉलर को साइड में रख के किनारा करके यूरो या किसी और करेंसी में डील करेंगे। गद्दाफी ने तो इतना तक कह दिया था कि उसके जो लीबिया में जो गोल्ड दिनार होता था, दे विल क्रिएट अ न्यू करेंसी फॉर अफ्रीका, और गद्दाफी ने यह कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाऊंगा और सारे अफ्रीकन देश एक दूसरे के साथ अपने करेंसी में डील करें, डॉलर्स पे क्यों, ठीक है। तो उसको बहुत उम्मीद था बराक ओबामा से, उसका एक स्पीच है 2008 में, ही हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बराक ओबामा, बट बराक ओबामा बीइंग बराक ओबामा, तो उसको जिसने तैयार किया वो उनके लिए फिर वो व्हाटएवर ही डिड, गद्दाफी वाला जो इशू है, लीबिया वॉर, सीरियन वॉर, दिस आर ऑल क्रिएटेड बाय बराक ओबामा, जिसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। मतलब इतना पीस लाया, इतना लड़ाई करवा के कि मैं क्या कहूं। तो बेसिकली क्या होता है कि अमेरिका हमेशा लड़ाई कर देता है इस किसी की देश के साथ जो उसके डॉलर डोमिनेंस को थ्रेट करता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस कि रशिया के साथ भी इनका प्रॉब्लम यहीं पे है। और दूसरी चीज है रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है। रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट एक तो है रिसोर्स का, रशिया के रिसोर्स इतने हैं कि वो अंडर यूटिलाइज है, उनके पॉपुलेशन ही उतना नहीं है कि उसको एक्सप्लोर करें। और देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि जो ये पूरा लड़ाई है, देयर इज अ डीप डिवाइड बिटवीन ऑर्थोडॉक्स चर्च विच इज इन रशिया and the Catholic, which is in the other part of Europe. And the other thing is the Russian culture, Russian family values, Russian ethos, जिसमें रिलीजियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फैमिली का रोल होता है, वर्सेस द टिपिकल वेस्टर्न न्यू लिबरलिज्म, वोकिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइड है। तो रशिया के साथ जब ये करने का कोशिश किया, डी डॉलराइजेशन बेसिकली क्या है कि अगर आप डॉलर में ट्रेड नहीं करोगे तो आपके ऊपर उस सैंक्शंस का इंपैक्ट ही नहीं है, और दूसरे करेंसी में कोई ट्रेड करना नहीं चाहते इस डर से कि अगर उस देश के ऊपर सैंक्शन लग जाए तो यूएस एक्सिम बैंक जो है आपके चेक्स या ट्रेजरी बिल्स क्लियर नहीं करेगा, मतलब आपके रिजर्व वहीं पर रह जाए। सो फ्रैंकली क्या हुआ कि जब अफगानिस्तान से यूएस निकल के आया, सैंक्शंस लगाने पे दो चीज करते हैं, दे फ्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मानिए इंडिया का अगर आज $600 बिलियन के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और अगर हाइपोथेटिकली $400 बिलियन के ऊपर वो अगर डॉलर में हाइपोथेटिकली, तो वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं, यू आर कीपिंग इट विद द यूएस ट्रेजरी। उसको अगर वो फ्रीज कर देता है तो मेरी मेहनत की पैसा आप ले रहे हो बिकॉज आई हैव केप्ट इट इन डॉलर। तो व्हाट विल आई ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि मैं डॉलर में रिजर्व नहीं रखूंगा, किसी और करेंसी में रखूंगा। तो रशिया ने यह शुरू किया। रशिया में डॉलर रिजर्व वाज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसको देख के इंडिया ने सोचा कि रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाए तो कल तो मेरे ऊपर भी लगा सकता है। और यूपीआई जो इंडिया का है, दैट वाज अ वे ऑफ बाईपासिंग द डॉलर। उसके बाद वॉस्ट्रो अकाउंट आया जहां पे करंटली इंडिया के रूबल में ट्रेडिंग शुरू हुआ। फिर चाइना के साथ, चाइना का इतना परचेसिंग पावर हो गया कि रशिया चाइना के साथ डील करना शुरू किया विदाउट डॉलर। सो फ्रैंकली व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 इयर्स इज दैट ये जो एक परसेप्शन था कि मार्केट का मतलब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप है, वो थोड़ा डिमिनिश हो गया है। टुडे चाइना इज अ ह्यूज मार्केट, टुडे इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, और रशिया के पास रिसोर्सेस है, इंडिया के पास मार्केट है। चाइना के पास मार्केट है, रशिया के पास रिसोर्सेस है। तो अगर आप बार बार थ्रेट मारोगे देन व्हाट विल आई डू,
आई विल ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेट, मुझे भी तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। अगर आप कल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेट फ्रीज करोगे, सैंक्शंस लगाओगे, तो व्हाट विल आई डू? तो इसके वजह से ब्रिक्स जब आया, एक कॉम्बिनेशन, वो इंटरेस्टिंगली ब्रिक्स टर्म जो है वो गोल्डमैन सैक्स ने फर्स्ट दे कॉइन्ड द टर्म, व्हिच इज एन अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनी। तो बेसिकली ब्रिक्स ने ये कहा, जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट है कि वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, वी आर नॉन वेस्टर्न। और उन्होंने ये कहा कि आपने तो हमें G7 में जगह दिया ही नहीं। मतलब G7 में कनाडा जैसे देश है, विच शोज कि ये पूरा एंग्लो सैक्सन व्हाइट एक लॉबी है। G7 में कनाडा है, चाइना नहीं। G7 में कनाडा है, इंडिया नहीं है। सो उन्होंने कहा कि आपने अपना क्लब बनाया तो हम अपना क्लब बना रहे। तो अमेरिका का जो है कि ब्रिक्स का करेंसी आएगा, करेंसी आएगा, अभी करेंसी नहीं आएगा, और इंडिया भी नहीं चाहता है कि करेंसी आए। तो इंडिया या फिर रशिया क्या सोच रहा है? ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी। सो व्हाट ब्रिक्स हैज स्मार्टली डन, जो शायद सद्दाम हुसैन या फिर गद्दाफी नहीं कर पाया, कि ये ओपनली कुछ क्लेम नहीं करता, एंड इसको फ्रंट एंड इंडिया ही कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ बनता नहीं है यूएस का, हालांकि इतना ट्रेड है। रशिया के साथ बनता नहीं, फ्रंट एंडिंग इंडिया ही करता है। नहीं 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 नहीं, हम तो अपने दोस्त है, हम कहां आपके दुश्मन है, आपके तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन कल अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो हमारा तो अल्टरनेट करना होगा ना, वो थोड़ा बैकअप करके रखा है। बट वी विल डील इन लोकल करेंसी, हम तो ग्लोबल करेंसी, हम तो अल्टरनेट करेंसी, कुछ रिजर्व करेंसी, बेसिकली एक करेंसी जैसे डॉलर है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, दिस इज अ रिजर्व करेंसी एंड दिस इज अ ट्रेडिंग करेंसी। ट्रेडिंग करेंसी मतलब मैं अपना ग्लोबल ट्रेड उस करेंसी में कर रहा हूँ, रिजर्व करेंसी मतलब उस करेंसी में अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख रहा हूँ। बट इंडिकेशंस आर देयर कि इसमें शिफ्ट तो हो रहा है, इतने जो बिल्कुल। इंडिया और बाहर। डोनाल्ड ट्रम्प ने सीबीडीसी को भी बैन करने की का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो भी पास किया है, और अब वो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में इस्तेमाल करने की हाँ, बात हो मैं रही आपको बिटकॉइन का एक बता दूंगा, आई है। जस्ट कम टू दैट। जी, इशू जी। ये है कि अभी ब्रिक्स विल ट्राई टू प्ले अ लिटिल स्मार्ट, और ये जो सैंक्शंस वाला इशू है ना, इसमें इसने ट्रंप ने भी बोला था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना जो सैंक्शन लगा रहा है कि सारे का देश तो डॉलर को इस्तेमाल करना ही छोड़ देगा फिर। तो सैंक्शंस करते करते डॉलर का रिलेवेंस कम हो जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ सैंक्शन व्हाट इज ही डूइंग? तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो टैरिफ हैज बिकम द न्यू सैंक्शन फॉर अमेरिका। तो सऊदी अरब, अब सोचिए, क्या सऊदी अरब आज अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड होता है? नहीं है। एब्सोल्युटली। सऊदी अरब इंडिया को बेचेगा, सऊदी अरब चाइना को बेचेगा। इसका डर कहां है? ब्रिक्स का पार्ट हो गया शायद, सऊदी अरब हैज ऑफिशियली हुआ कि नहीं पता नहीं, बट इट्स पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो अभी इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन एब्सोल्युटली। ब्रिक्स। सो दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ बिटकॉइन, देखिए इंडिया में क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल मतलब ऑफिशियली नहीं करता है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। बट फिर भी दिस इज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि आरबीआई एकदम अपना काम करता है और कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इट इज स्टिल अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूएस में ऐसा नहीं है, फेडरल रिजर्व के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ यूएस का कोई कंट्रोल नहीं। और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है फिएट करेंसी का, कि डॉलर का कोई बैक रिजर्व नहीं है, मतलब इट्स नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, इट इज जस्ट अ प्रिंटिंग ऑफ पेपर्स। ये कितना प्रिंट किया है किसी को पता नहीं। आप देखें ना, ये जो स्टार्टअप वेंचर्स होता है, वेंचर कैपिटल पैसा देता है बाहर से, और बाइजू जैसे कंपनी को खड़ा कर देता है, एक दिन बोला जाता है $20 बिलियन वैल्यूएशन, अगले महीने वो बैंकरप्ट हो जाता है। ये वैल्यूएशन का जो गेम है ना, बेसिक रेवेन्यू मॉडल नहीं होता है कि 10 रुपए का माल खरीद रहा हूं, 15 रुपए में बेच रहा हूं, 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, और इसमें से बाकी खर्चा करके मेरा नेट प्रॉफिट 3 रुपए है। ये 10 रुपए का माल 2 रुपए में बेचता है, 8 रुपए डेफिसिट होता है, बाहर से पैसा आता है वेंचर कैपिटल से, उतना उसके उतना वैल्यूएशन बना देता है। कैसा वैल्यूएशन? कि उसने मेरा 10% स्टेक खरीद के $1 बिलियन दिया, मतलब मेरे 100% वैल्यूएशन हो गया $10 बिलियन।
लेकिन फंडामेंटल्स बेकार है। ये पैसा आता है बिकॉज डॉलर इज प्रिंटेड विदाउट एनी, मतलब डॉलर इज प्रिंटेड इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो व्हाट इज ट्रम्प ट्राइंग टू डू? ट्रम्प इज ट्राइंग टू बाईपास द फेडरल रिजर्व, या फिर ट्रम्प इज ट्राइंग टू कंट्रोल द फेडरल रिजर्व। कर पाएगा कि नहीं पाएगा मुझे पता नहीं। और फेडरल रिजर्व जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द डीप स्टेट है। तो वो बाईपास करके क्या सोच रहा है कि अगर अमेरिका का 35-36 ट्रिलियन डॉलर का उधार है तो मैं इसको बिटकॉइन से कर दूंगा। अब बिटकॉइन का कौन बाप है कौन मां है किसी को पता नहीं। ये है क्या? Who controls? Where is the regulatory authority of these cryptos? आप अगर बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करना शुरू करोगे, अगर आपका पैसा खो जाता है, who will you go to? So there is no checks and balance, there is no regulatory mechanism, nothing. It can instantly vanish. और इनका जो उधार है, Trump is trying to repay with the Bitcoin. उसको भी पता है कि ये वाला जो है चीज है ये हवाई है, इससे बेवकूफ बना दो सबको। सो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो बैन कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कंट्रीज लाइक इंडिया विल डू दैट। क्योंकि अगर इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन और डिजिटल करेंसी की जरूरत है, तो हमारा जो डिजिटल करेंसी है विच विल बी एन ऑल्टरनेट टू द पेपर करेंसी, उसके ऊपर भी तो आरबीआई का उतना कंट्रोल होना चाहिए ना जितना रुपी के ऊपर है। ई रुपी होगा तो इक्वल टू, एग्जैक्टली। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक बिटकॉइन कहां है, कौन सा कुछ नहीं पता किसी को। आपके एल्गोरिथम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आपके पूरा पैसा हवा हो जाता है। देन यू कैन नेवर ट्रेस इट। दैट इज हाउ दैट एल्गोरिथम इज क्रिएटेड। सो अभी जो बिटकॉइन उठ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स, क्योंकि ट्रंप ने बोला है। इट में क्रैश इन इट। So it's not going to be easy. Trump is trying, देखिए Trump is trying to push an elephant out of the room. और वो एलिफेंट जो है डीप स्टेट है। जो भी वो डीप स्टेट क्या है, बेसिकली दीज आर बिग कॉर्पोरेशंस ऑफ यूएस, जो डिसाइड करता है कि यूएस को आज यहां लड़ाई शुरू करवाना है, कब जाके हथियार बेच सकता है। यूएस को वहां जाके गवर्नमेंट को बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा लो, आईएमएफ से पैसा लो, फिर अमेरिकन कंपनी से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर ऐसा बनाओ कि वो देश कभी आपके पैसा वापस कर ही नहीं पाएगा। वहां 90% इलिटरेसी है या 90% पीपल हैव नो एजुकेशन, लेकिन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल सिटी में बना दो, तो क्या होगा? फिर वो देश, उसके पास ना मैन पावर है टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स एसेट जो आप बना रहे हो, फिर वो परमानेंटली वो एक डेट ट्रैप में आ जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे? ठीक है, नाउ यू आर इन डेट, तो मेरे कंपनीज को आपके देश में इन्वेस्ट करने दो, गिव एक्सेस टू योर रिसोर्सेज टू माय कंपनीज। फिर उसके बाद बोला जाएगा आप अब से यूनाइटेड नेशन में मेरे लिए वोट दोगे जब जब मैं बोलूंगा। दैट इज हाउ दे कंट्रोल। और जब जब इसको लगा कहीं पे कि ये देश तो मेरे खिलाफ जा रहा है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये तो एग्जाम्पल रोल मॉडल बन जाएगा सबके लिए, तब उसको डिक्टेटर बना दो, सद्दाम हुसैन। अब उस सद्दाम हुसैन को यही अमेरिका फंडिंग किया, आर्म्स दिया टू फाइट अगेंस्ट ईरान। कहा भी जाता है अमेरिका के लिए कि अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हमें रेडिकल इस्लामिस्ट और इस सबको एलिमिनेट करना है, दूसरी तरफ उनको पसंद भी रेडिकल इस्लामिस्ट ही आते हैं, चाहे अभी 100%। आप देखिए, एक ऐसा अमेरिका एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि वो जहां जहां हाथ रखता है ना, या पैर रखता है, हाथ रखता है, सर रखता है, वहां जो मॉडर्निटी है, जो जिसको आपके मॉडरेट्स है, वो हवा हो जाता है उस जगह से, और रेडिकल्स आ जाते हैं। आप बताइए, आपको मुझसे भी बेहतर पता होगा, गद्दाफी वॉज अ मॉडर्न पर्सन। लीबिया में औरतों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस लेवल का नहीं था जो आज अफगानिस्तान में है। सद्दाम हुसैन के जो राइट हैंड था, उसका नाम था तारिक अजीज, ही वॉज अ क्रिश्चियन।
सो ये जो सद्दाम हुसैन, बशर अल असद, मुअम्मर गद्दाफी, देवर बाथिस्ट, उनके जो फिलोसफी है वो बाथिस्ट फिलोसफी है. बाथिस्ट फिलोसफी इज अबाउट अरब नेशनलिज्म. It was about Arab nationalism. It was not about radical extremism. They were fighting against radical extremists. इनको खत्म कर दिया. वहां से क्या उठ के आया, उभर के क्या आया? सद्दाम हुसैन के खत्म होने के बाद उभर के आईसिस आया. गद्दाफी को खत्म होने के बाद वहां पे देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अंसर अल शरिया करके है. दैट्स एन ऑफशूट ऑफ जी. अल कायदा. अभी भी लड़ाई चल रहा है. उसी लीबिया में गद्दाफी को मारने के बाद पब्लिकली ही वाज एग्जीक्यूटेड. उसके कुछ दिनों में ही एन अमेरिकन डिप्लोमैट वाज किल्ड इन बेंगाजी बाय द सेम रेडिकल इस्लामिस्ट, सेम जो जिनको ये लोग लिबरल दिखाते थे. तो कल तक आईसिस खराब था, आज आईसिस की जरूरत हो गई. तो वही आईसिस आज कम्स विद अ न्यू नेम कॉल्ड हयात तहरीर अल शाम, एंड देन दे आर गिवन द रूल ऑफ सीरिया. आप देखिए बांग्लादेश में किसके हाथ पकड़ के ये लोग आए? हु हैव दे गिवन द पावर टू? दे आर नॉट मॉडरेट्स. जमात इस्लामी का हाथ हैज और बिकम अभी टोटली जुलानी वाले एम्पावर्ड. केस में भी वही हुआ. पहले तो उसको टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, फिर आप उसको सब सारी चीजें हटा दी. एग्जैक्टली. नाउ ही इज अ गुड पर्सन. गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट डेफिनेशन तो ये लोग ही लाए थे ना. जी. गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका के ही है. और अमेरिका का जो वॉर ऑन टेरर है, दैट इज द बिगेस्ट फार्स, द बिगेस्ट लाई एवर टोल्ड टू द मैनकाइंड was that America was fighting against terrorism. No. सीआईए का जो मॉड्यूल रहा है, उन्होंने ही पूरे दुनिया में जो Absolutely. टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो पहले फैलवाया, पहले डिमांड क्रिएट करवाई, फिर वो सप्लाई करवाते हैं अपने हथियारों की, फिर वो Exactly. उस टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं, आपने ह्यूमैनिटी आपने कभी सुना? को सेव करने के लिए have you- जाते हैं. अगर अगर वो जेन्युइनली टेररिज्म के खिलाफ है, मतलब ठीक है टेररिज्म के खिलाफ है, तब तो वो उसामा बिन लादेन को अगर मार सकता है पाकिस्तान में, तब तो वो लश्कर तोयबा के ऊपर भी अटैक करता. एब्सोल्युटली. कभी नहीं किया, कभी नहीं किया ना. बिल्कुल. या वहां पे जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन जो टेरर ग्रुप है, उनके खिलाफ तो कभी कुछ अमेरिका ने नहीं किया. ये बिकॉज ऑफ 26/11, जहां पे सम पीपल ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, सम पीपल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन डाइड. इसी वजह से ना सडनली दे स्टार्टेड बैनिंग एंड पोर्ट्रेइंग एलईटी एज अ टेरर ग्रुप. एंड सेकेंडली, अगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आईसिस को किसने हराया? आईसिस को मिडिल ईस्ट में हराया रशिया और ईरान ने. रशिया और आईसिस को अमेरिका ने नहीं हराया. अमेरिका तो फंडिंग किया. मतलब आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के. एक टाइम था, मतलब इनके खुद के अपने डिविजन्स एक दूसरे के साथ बात नहीं करता है. एक टाइम था सीरिया में when CIA funded organizations were fighting against Pentagon funded organizations. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था जबात अल नुसरा करके सीरिया में. इसको हथियार दिया ओबामा ने कि क्या ये बशर अल असद के खिलाफ लड़ेगा. अगले दिन क्या हुआ? सारे हथियार लेके दे ज्वाइंड आईसिस. एंड दे presided over the persecution, genocide of Yazidis and the Kurds. So if they create, और ये न्यू लिबरलिज्म है, ये पहले भी ऐसे ही था. आज उनके लिए प्रॉब्लम क्यों है सऊदी अरब? Why is Saudi Arab a problem for them? Because today many of the Middle Eastern countries have understood what was happening for the last 50-60 years. They are trying to modernize themselves. उनके सोशल नॉर्म्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है. दे आर नॉट लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट अमेरिका इज सेइंग. फिर आप देखेंगे कुछ दिन बाद दे विल कॉल मोहम्मद बिन सलमान ऑल्सो, कुछ बोल देगा इसके बाद. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. एंड आई थिंक इन सम वे, आई थिंक इंडिया डिड अ वेरी गुड, इंडियाज अप्रोच हैज बीन वेरी वेरी
मेजर्ड कि हमने, ठीक है, बहुत सारे एरियाज है जहां पे इंडिया के साथ अमेरिका का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे लोग बुरे हैं, ऑर्डिनरी पीपल आर एब्सोल्युटली। गुड, और बहुत, बट वी हैव नेवर फॉट। मतलब अमेरिका क्या प्रॉब्लम इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया उसके लिए लड़ाई करने नहीं जाता है ना। एब्सोल्युटली। अमेरिका अमेरिका हमेशा से दे हैव फॉट वॉर्स अवे फ्रॉम देयर ओन शोर्स। भारत को तो नेटो में भी शामिल करने के लिए उनका ऑफर था कि आप उससे नेटो में पहले शामिल। अफगानिस्तान में दे वांटेड इंडियन सोल्जर्स टू बी इन अफगानिस्तान। ऑल्सो उनको चाहते कि चाइना के खिलाफ उतर जाए सीधे भारत। दे वांटेड इंडिया टू फाइट विद चाइना। मैं आपको अपना पर्सनल एक इंसिडेंट बताता हूं। आई वाज, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पढ़ाई काफी हद तक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में सिंगापुर में हुआ था। So in a university, there's हम्म। somebody from American state डिपार्टमेंट के कोई आया था। 2010 में मैंने उसको पूछा था, आई डोंट वांट टू नेम हिम, उसको मैंने पूछा था इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड कि वुड यू एवर वांट इंडिया एंड चाइना टू बी गुड फ्रेंड्स। तो उसका जो रिप्लाई था ना, यू कैन हैव अ रिप्लाई लाइक दिस कि नो, ऐसा हो, यू कैन से कि नो नो आई विल नॉट वांट। ही सेड नेवर। ही वाज एंग्री ऑन मी। उनको पता है दोस्त हो जाएंगे तो फिर अमेरिका के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। सो इनके आप बताइए एक चीज, ये जो सैंक्शंस का कल्चर है, दैट हैज बीन द बिगेस्ट रीजन फॉर प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली। मैं तो सी, बहुत सारे ऐसे, जैसे अफगानिस्तान या फिर जैसे आप ईरान को मान लीजिए। आप एक देश को कॉर्नर करते करते, देखिए ईरान में सोशल रिफॉर्म्स आना चाहिए, आई एग्री टू दैट, सोशल रिफॉर्म्स आना चाहिए। बट आप एक देश को इतना कॉर्नर कर रहे हो, इतना कॉर्नर कर रहे हो, सारे तरह के सैंक्शंस लगा के रखे हो, you are leaving him with no option than to एब्सोल्युटली। do so, than to do what they were doing। और आप देखिए, अगर हम मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स को देखेंगे, you will see how the conflicts are created। one is an, एक तो ठीक है, there is a sectarian issue। first there is an issue between the Jews and the Muslim world, that is a reality। then there is another reality, the sectarian issue, the Shia Sunni thing। then there is a third thing which is the ethnic issue, the Persian versus the Arab versus the Turk। और इन तीनों को वेस्ट ने खेला है। दे हैव प्लेड ऑन ऑल द थ्री। तो इसके लिए मिडिल ईस्ट में जो भी है, इट्स वेरी इजी टू से पीपल ऑफ मिडिल ईस्ट आर रिस्पॉन्सिबल, इट्स वेरी इजी टू से। बट जो अपने आप को ग्लोबल पुलिस बोलता है, हालांकि ग्लोबल पुलिस तो है नहीं, वो कुछ और ही है, they have tried to capitalize on everything। एंड जो लोग वहां पे एक यूनिटी लाने की कोशिश किया, या फिर एक मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश किया, आपने सबको खत्म कर दिया। मतलब टुडे इट माइट साउंड ऑड, बट इन 2009 2010 in Europe I have come across many people from Syria। एक बार मैं I met them in Istanbul। They were women, they were men, they were very modern। They did not, I mean it's very difficult to presume they were from Middle East। क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो पिक्चर हमारे सामने रखा जाता था हमेशा, अभी तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आया तो यू कैन हियर डिफरेंट वॉइसेस। तो पहले क्या था, अमेरिका कैन डू नो रॉन्ग, अमेरिका अगर लड़ाई में जा रहा है तो दैट इज द बेस्ट वॉर, मतलब वो दुनिया के लिए लड़ाई कर रहा है, वो अपने लिए थोड़ी लड़ाई कर रहा है, वो तो दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई कर रहा है। एब्सोल्युटली। वो यही प्रोजेक्ट करता है ना कि हम डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी को सेव कर रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको मैं चीज बताता हूं। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे तो गया, आज तक मिला नहीं। इनफैक्ट इसके ऊपर हॉलीवुड का एक मूवी है, द ग्रीन जोन। अब अगर आप ग्रीन जोन देखेंगे, मैट डेमन का एक मूवी है, इट एक्सपोजेस कि देयर वाज नेवर एनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नथिंग।
इट वॉज अ टोटल लाई। उसके बाद व्हाट हैव दे डन? आपको पता है इराक में जो तेल, द ऑयल, क्रूड ऑयल जो वहां से माइनिंग होता है, उसका पैसा जमा होता है इन एन अमेरिकन बैंक बेस्ड इन यूएस। जी, उस पैसे से किश्त में थोड़ा थोड़ा पैसा फिर इराकी सरकार को दिया जाता है। जी, दैट मीन्स ऑन द रिसोर्स ऑफ इराक, पीपल ऑफ इराक हैव नो कंट्रोल। तो लगेगा कि अमेरिका हार गया, नहीं, दे नेवर वांटेड टू विन अ वॉर, जी। दे हैड अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हुँ, आप देखेंगे, मैं लास्ट में एक चीज बिफोर आई लीव इट टू यू, यूक्रेन में अभी क्या गेम नेक्स्ट होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टुडे और टुमारो द वॉर में एंड, अब उसके बाद होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। एब्सोल्युटली। उसमें आईएमएफ पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक हुँ, पैसा देगा, फिर अमेरिकन कंपनीज विल गो एंड 400-500 बिलियन डॉलर का कोटेशन देगा, और यूक्रेन जो अभी आधे खत्म है, द नेक्स्ट जनरेशन विल टेक बर्थ विद अ $400 बिलियन लोन डेट जो चुका नहीं पाओगे, तो देन व्हाट यू डू, देन यू allow the American companies to control your resources. और यूक्रेन को हमेशा ना, यूक्रेन वॉज द फूड बाउल ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन। इतना फर्टाइल लैंड है उनका, इतने रिसोर्सेस है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, यू एब्सोल्युटली। कैन अंडरस्टैंड किसके कंट्रोल में होगा अभी। बिल्कुल। बिल्कुल समझ पा रही हूँ और अब देखते हैं कि किस हद तक जो पीस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि पीस हो जाएगा जैसे मैं आऊँगा। फिलहाल इनिशिएट तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, कितना ये मेंटेन कर पाएँगे वो आने वाला वक़्त बताएगा। प्रतिक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच।